हमारे पास टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं इसे। अब व्हीटस्टोन सेतु है, ये किस काम में आता है, ये क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। अज्ञात प्रतिरोध मतलब जो हमें ज्ञात ना हो, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। अब ये होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी, हम देखेंगे इसको कि इसमें चार हम प्रतिरोध लगाएंगे, जैसे P Q R S। चार प्रतिरोध लगा रखे हमने। एक प्रतिरोध है P, एक प्रतिरोध है Q, एक प्रतिरोध है R और एक प्रतिरोध है S। और एक सेल लेंगे हम लोग। सेल हमारे पास यहाँ पे हमने जोड़ रखा है E, क्योंकि ये परिपथ में धारा प्रवाहित करवाएगा, I धारा। तथा एक धारा मापी को परस्पर जोड़कर, तो एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर G हमने जोड़ दिया है, जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें विक्षेप प्राप्त होगा हमें। एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया गया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा परिपथ व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। रिपीट करेंगे हम इसको कि एक हमारे पास एक ऐसा परिपथ है विशेष प्रकार का जिसमें चार प्रतिरोध होंगे। एक प्रतिरोध होगा P, एक प्रतिरोध होगा हमारे पास Q, एक प्रतिरोध होगा R, एक प्रतिरोध होगा S। चारों प्रतिरोधों को हमने एक विशेष प्रकार के परिपथ में जोड़ दिया गया है और इस परिपथ को हम लोग बैटरी से, कुंजी से, धारा मापी से इस प्रकार से संयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, ऐसा परिपथ है विशेष प्रकार का, वो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। फिर हमारे पास इसकी रचना आती है। हमने अभी देखा कि इसमें चार प्रतिरोध हैं, तो पहले दो प्रतिरोध की बात करेंगे हम। एक प्रतिरोध P, एक प्रतिरोध Q, दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद प्रतिरोध R और एक प्रतिरोध S है, ये भी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। PQ का श्रेणी क्रम और फिर से RS का श्रेणी क्रम, आपस में ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में। और फिर हमने क्या किया है, A और C के मध्य इन सभी को हमने जोड़ रखा है। और फिर A और C के मध्य एक हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक सेल जोड़ रखा है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और फिर बिंदु B और D के मध्य हम लोगों ने एक धारा मापी G को जोड़ा है। तो बिंदु B और बिंदु D के मध्य हमने एक धारा मापी G को जोड़ रखा है। उसके बाद कुंजियाँ K1 व K2 का उपयोग धारा प्रवाह के लिए किया जाएगा। कुंजी K1 ये जो मेन परिपथ में धारा प्रवाहित करवाएगी, कुंजी K2 ये जो कि धारा मापी में से धारा प्रवाह के लिए लगाई गई है। तो दो कुंजियाँ हैं जो लगाई गई है परिपथ में धारा प्रवाह के लिए। तो ये इसकी रचना थी व्हीटस्टोन सेतु की हमारे पास। उसके बाद हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और इसके संतुलन की अवस्था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी K1 की डॉट लगाएंगे। हम देखेंगे इसको कि सबसे पहले हम कुंजी K1 की डॉट लगाएंगे तो परिपथ में इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर जैसे ही धारा I पहुंचेगी तो धारा I को यहाँ पर दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो AB और फिर एक AD। तो यहाँ पर धारा बिंदु A के ऊपर दो भागों में विभाजित होती है। जो अपने पास AB तार है, AB भाग है यानी कि प्रतिरोध P में, इसमें तो I1 के रूप में चली जाएगी। और जो फिर हमारे पास AD तार है यानी कि R प्रतिरोध वाला तार है, उसमें ये I2 के रूप में चली जाएगी। जैसे ही धारा I1 बिंदु B पर पहुंचती है, इसको फिर से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि एक तो BD के रूप में जाए या फिर ये BC के रूप में जाए। इसी प्रकार से धारा I2 के लिए भी ये दो ही भाग बन रहे हैं। जैसे D पर पहुंचेगी, एक तो इस प्रकार से प्रवाहित हो या फिर सीधी ऐसे निकल जाए। फिर हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, कुंजी K2 की डॉट लगा देंगे। कुंजी K2 की डॉट लगाने पर धारा जो है IG के रूप में प्रवाहित होती है। अब बात आती है IG के रूप में कैसे प्रवाहित होगी। यदि हमारे पास बिंदु B का विभवांतर बिंदु D से अधिक हो, और ये चीज निर्भर करती है प्रतिरोधों के ऊपर, जिस प्रकार से प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से इसका विभवांतर हो जाएगा। यदि बिंदु B का विभवांतर D से अधिक होगा, अर्थात VB ग्रेटर देन VD होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा कि जो धारा I1 यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है।
तो यदि बी बिंदु का विभव उच्च है बिंदु डी से, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ अर्थात इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बिंदु बी के ऊपर जो धारा I1 है वो दो भागों में विभक्त हो जाएगी यदि बिंदु बी का विभवांतर डी के विभवांतर से ग्रेटर देन है, बड़ा है, अधिक है, उससे ज़्यादा है। तो हमारे पास बिंदु बी पर एक तो I3 के रूप में और दूसरा धारा मापी में से IG के रूप में। अब हमें पता है कि I3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 धारा तो B तक आई ही थी, उसके बाद ये IG के रूप में चलेगी I1 में से ही, तो पीछे बचेगी I1 माइनस IG, क्योंकि I1 में से IG इधर चलेगी तो पीछे I1 माइनस IG बचेगी जो कि I3 के इक्वल होगी। और उसके बाद हमारे पास ये IG इधर से आ जाएगी। बिंदु D तक तो I2 आई थी और IG ये आ गई है, तो आगे हो जाएगी I2 प्लस IG और C बिंदु पर पहुंचेगी और वापस I के रूप में ये यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बिंदु B और बिंदु D दोनों का विभवांतर बराबर हो अर्थात VB इज इक्वल टू VD, तो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाती है। अर्थात इसमें धारामापी में से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि B और D का विभव समान है अर्थात VB इज इक्वल टू VD है। तो धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, यह संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। तो संतुलन अवस्था के लिए हमने देखा है कि VB इज इक्वल टू VD प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम लोग इसका विभवांतर ज्ञात करेंगे VA माइनस VB और इन दोनों का तो VA माइनस VD होगा। फिर हम लोग ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है, VA माइनस VB जो हमारे पास AB तार है उसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध P है, तो I1 P धारा इंटू प्रतिरोध। फिर VA माइनस VD यानी कि AD तार का जो विभवांतर हम लोग ज्ञात करेंगे तो I2 R हो जाएगा। इसी पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है हमने। इसी प्रकार हमारे पास जो VB माइनस VC और VD माइनस VC का होगा यानी कि BC और DC तार का जो हमारे पास विभवांतर होगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य और इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को हम लोग इक्वल रखेंगे। उसके बाद अब वापस हम ओम का नियम लगाएंगे। इसमें धारा I3 प्रवाहित हो रही है, Q प्रतिरोध, और जो हमारे पास DC है उसमें I4 धारा प्रवाहित हो रही है, S उसका प्रतिरोध है। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया हमने इसको। उसके बाद हम लोगों को पता है I3 I1 माइनस IG के इक्वल था और I4 I2 प्लस IG के इक्वल था, अभी हमने देखा है। तो हमने I3 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है और I4 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी है, तो ये इक्वेशन बनेगी। हमें पता है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी में से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी क्योंकि B और D का विभवांतर इक्वल था, विभवांतर बराबर था, इसलिए IG की वैल्यू 0 होगी। तो IG की वैल्यू 0 तो I1 Q, यहाँ भी IG की वैल्यू 0 तो I2 S बन जाएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। I1 अपॉन में I2 और Q नीचे चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास I1P इज इक्वल टू I2R, I2 को नीचे लेकर आएंगे तो P R के अपॉन में आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 4 और 5 के साथ हम कंपेरिजन करेंगे। I1 अपॉन I2 की जगह हम S अपॉन Q लिखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास P इधर चला जाएगा और S नीचे आ जाएगा। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये यहाँ से हम लोग जो अज्ञात प्रतिरोध होगा, कोई भी हमें कोई 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, मान लिया P Q और R गिवन है, S नहीं दे रखा, तो हम यहाँ से S की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था बनेगी और यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। सेम वही डेरिवेशन है, वही टॉपिक है सेम, बट ये हम किरचॉफ के नियम से ज्ञात करेंगे। KVL किरचॉफ का वोल्टता लॉ जो है, वोल्टता नियम है, वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था, उसको हम लोग इसके अंदर लगा के संतुलन अवस्था के लिए अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करेंगे। हमने ये डायग्राम बनाया था 4 प्रतिरोध P Q R S, जिसमें P Q श्रेणी क्रम में थे, R S भी श्रेणी क्रम में थे। P Q का श्रेणी क्रम और फिर R S का श्रेणी क्रम आपस में समांतर क्रम में थे। बीच में से हम लोगों ने इनके एक धारामापी G जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध RG, और उसके बाद इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही थी, कुंजी K2।
और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है सेल ई से जोड़ा है, बाहरी कुंजी K1 लगा रखी है। कुंजी K1 की डॉट लगाते हैं तो ये सेल धारा प्रवाहित करवाएगा I। जैसे ही धारा आई बिंदु ए के ऊपर पहुंचेगी तो इसे दो भाग दिखाई देंगे जैसे हमने पहले पढ़ा। जो हमारे पास ए बी तार है P प्रतिरोध वाला, इसके अंदर I1 के रूप में प्रवाहित होगी, और जो AD तार है R प्रतिरोध वाला, इसमें से I2 के रूप में प्रवाहित होगी। जैसे ही धारा I1 बिंदु B के ऊपर पहुंचती है, इसे फिर से हमें दो भाग दिखाई देते हैं कि एक तो इसमें से प्रवाहित हो BD के रूप में, एक BC के रूप में प्रवाहित हो। इसी प्रकार I2 के लिए भी दो डिवाइड होंगे, एक तो इधर से धारामापी में से और एक DC चालक तार में से, S प्रतिरोध वाली तार में। हमारे पास B बिंदु पर पहुंचते ही यदि B का विभवांतर अधिक है D से, VB ग्रेटर देन VD, तो धारा का प्रवाह उच्च से निम्न विभव की तरफ होता है। तो धारा IG के रूप में कुछ प्रवाहित हो जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी, यानी कि I1 धारा IG में बंट चुकी है कुछ, तो शेष बची I1 माइनस IG जो कि I3 के रूप में। और D बिंदु पर एक तो I2 थी और एक IG थी, ये वापस मिक्स हो जाएगी I2 प्लस IG और I4 के रूप में इस चालक तार में से प्रवाहित हो जाती है। फिर हम लोग VB और VD यानी कि दोनों का विभवांतर बराबर हो तो धारामापी में से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग एक लूप देखते हैं, ABDA, ये एक लूप दिखाई दे रहा है हमें, इसको मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। एक लूप हमें और दिखाई दे रहा है BCDB, इसको इस प्रकार से लूप 1 और इसको मैंने लूप 2 नाम दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप ABDA में, यानी कि कुल विभवांतर परिपथ का कुल वोल्टता के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा V इज इक्वल टू समीशन E, समीशन V इज इक्वल टू समीशन E। ओम के नियम से इसमें IR लगाते हैं और समीशन V के इक्वल रखते जाएंगे। हम इक्वेशन बनाएंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमें पहले से पता है जो लूप की डायरेक्शन में साइन होंगे वो तो पॉजिटिव और जो विपरीत हो जाएगा वो नेगेटिव रहेंगे, ये कल हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इसके अंदर देखेंगे पहले V इज इक्वल टू IR, तो I1 और हमारे पास जो प्रतिरोध है वो P है, तो I1P लूप की डायरेक्शन में होने के कारण ये धनात्मक रहेगा। उसके बाद इधर आएंगे हम, धारा IG और प्रतिरोध हमारे पास RG है, इसका IGRG, ये भी धनात्मक रहेगा क्योंकि लूप इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये डायरेक्शन करंट की IG की भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों प्लस के। उसके बाद लूप इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है परंतु I2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस I2R बनेगा, इज इक्वल टू वोल्टेज यहाँ पे कुछ नहीं सेल जुड़ा हुआ तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। संतुलन अवस्था में हमें पता है IG का मान 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। संतुलन अवस्था में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो IG की वैल्यू 0, I1P प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस I2R इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो I1P माइनस है तो ये वैल्यू उस साइड जाके प्लस की होगी, I2 नीचे आ जाएगा और P उधर चला जाएगा। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P, इक्वेशन नंबर हम इसको 1 नाम देंगे। उसके बाद हम इसी प्रकार से लूप नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि BCDB बन रहा है, इस प्रकार से डायरेक्शन है, तो लूप की डायरेक्शन में जो साइन रहेंगे वो प्लस के और जो विपरीत रहेंगे वो माइनस के, अर्थात I3Q ये भी प्लस का माइनस का रहेगा क्योंकि डायरेक्शन धारा की इधर और लूप की डायरेक्शन इधर, तो माइनस I4S और IG नीचे और ये ऊपर जा रहा है लूप, तो माइनस I4RG रहेगा। और ये इक्वेशन हमें देखते हैं इसको कि हमारे पास I3Q माइनस I4S माइनस IGRG इज इक्वल टू, इसमें भी कोई भी अलग से बैटरी नहीं जुड़ी हुई है तो 0 रहेगा विद्युत वाहक। I3 की वैल्यू हमें पता I1 माइनस IG, डायग्राम में दिखा रखी है, क्यों थी वो बता दिया है यहाँ पे। I4 की वैल्यू I2 प्लस IG डायग्राम में शो हो रही है और क्यों है वो भी बता दिया गया। हम ये अच्छे से जानते हैं कि VB इज इक्वल टू VD होने के कारण संतुलन अवस्था प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से धारामापी में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात IG की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, IG की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो I3 की वैल्यू I1 के इक्वल रहेगी
और I4 की वैल्यू I2 के इक्वल रहेगी। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग I3 की जगह I1 पुट करेंगे और I4 की जगह हम लोग I2 पुट करेंगे। I1Q माइनस I2S IG की वैल्यू 0 होने के कारण टोटल 0 इक्वल में 0 पड़ेगा। I2S इधर माइनस का इक्वल में जाके प्लस का होगा, I2 अपॉन में आएगा और Q इधर इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग I1 अपॉन I2 की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे 1 में, तो S अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन P। P को इधर लेंगे, S को नीचे ले आए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हिटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था से हमें प्रतिरोधों का फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है।